इंसान के जीवन में प्यार भरे रिश्ते और अपनापन बहुत ज़रूरी है। इनके साथ साथ खाने पीने का खर्चा उठाना भी बहुत ज़रूरी है। शादी की शुरुआत के दिन अच्छी तरह से करते हैं, फिर कभी कभी बच्चे हो जाने के बाद पति पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर, कुछ दंपतियों के बीच में कुछ खट्टापन सा आ जाता है और फिर वहीं से शुरू होता है झगड़े का सिलसिला। बच्चे को कौन संभालेगा, मेंटेनेंस कौन देगा। आज आईना के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आईना में आज हम बातें करेंगे डायरेक्टर लीगल एड सुनील शर्मा जी से। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते शमी, और जितने भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। पीजी का जो कानून है उसके नीचे मेंटेनेंस कितनी प्रकार के होते हैं सुनील जी? जी हाँ, ये जो फिजी का कानून जो है फैमिली लॉ एक्ट, इसका जो हम कहते हैं मुख्य जो कानून है, इसमें तीन प्रकार का मेंटेनेंस है। एक है स्पाउसल मेंटेनेंस, दूसरा है चाइल्ड मेंटेनेंस और जो तीसरा है पेरेंटल मेंटेनेंस। तो अभी हम लोग इन तीनों मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और इस बीच में जो लोग कॉल करना चाहते हैं रेडियो फिजी टू आईना पर, वो कॉल करके हमें मेंटेनेंस के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आपने कहा चाइल्ड मेंटेनेंस, स्पाउसल मेंटेनेंस और पेरेंटल मेंटेनेंस, इसके बारे में ज़रा तोड़कर बात करते हैं। जी हाँ, जो स्पाउसल मेंटेनेंस है इसे हम बताना चाहेंगे, ये कोई एक स्पाउस, जैसे चाहे आदमी होगा, चाहे पत्नी होगा, चाहे पुरुष होगा, जैसे भी एक अगर जो एक रिलेशनशिप में है या तो मैरिड सिचुएशन में है तो वो क्लेम कर सकता है दूसरे पार्टनर के ऊपर या स्पाउस के ऊपर। ये मान लो कि एक पत्नी है, काम नहीं करती है, उनका पति काम करता है, दोनों में अनबन या झगड़ा हो गया और पत्नी चाहती है अब मेंटेनेंस, तो ये अपने पति पर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। पत्नी अपने पत्नी पर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है हाँ, अगर जो वो काम नहीं करता हो तो। जी हाँ, ज़रूरी। तभी तो जो वर्ड यूज़ करा गया है वो स्पाउसल क्या है। ये जो पहले कानून था मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट के नीचे, तो उसमें ज़्यादा करके ये देखा जाता था कि लेडीज़ लोगों को मेंटेनेंस मिलता था। तो अब क्या हुआ है, कानून में संशोधन हुआ है और अब ये कोई एक पार्टी दूसरे के ऊपर क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। तो क्या कुछ ऐसे पुरुष हैं, मैं जानती हूँ ज़्यादातर महिलाएं मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने लिए, अभी बच्चों के लिए तो बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें पुरुषों ने मेंटेनेंस क्लेम किया है पत्नी से? जी हाँ, ऐसे हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शायद अगर जो पुरुष जो है वो किसी तरह से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता है, शायद बीमार है या कुछ, या तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है जिसमें जो पुरुष है वो जो रेसिडेंस है लड़कन का देखभाल जो करते हैं वही करता है। कस्टडी जो बोलते हैं, बात में बोलते हैं कि जो रेसिडेंस लड़कन का जो पिताजी के पास है, तो पिताजी क्यों नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता होगा, लड़कन के देखभाल में व्यस्त होगा। तो ऐसे सिचुएशंस कोर्ट में आया है जहाँ तक हम जानते हैं। जब स्पाउसल मेंटेनेंस की बात हो रही है, यानी हस्बैंड और वाइफ जो शादीशुदा है, क्या डिफेक्टो रिलेशनशिप में जहाँ पर लीगली मैरिड नहीं है एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर स्पाउसल मेंटेनेंस? जी हाँ, इसमें क्या हुआ है कि जो फैमिली लॉ अमेंडमेंट डिक्री जो 2012 में आया, वो एक बहुत ही सुंदर संशोधन हुआ हमारे इस देश के कानून में, पर्टिकुलरली जो फैमिली लॉ एक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि कोई डिफेक्टो रिलेशनशिप में अब रहता है तो अब उसका मतलब ये है कि वो क्लेम कर सकता है स्पाउसल मेंटेनेंस, और खाली स्पाउसल मेंटेनेंस नहीं, प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकता है। तो इट्स क्वाइट अ बिग अचीवमेंट, जैसे हम कहते हैं ना। पहले क्या होता था कि जब डिफेक्टो रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था तो कई हमारे जो बहनें हैं, महिलाएं, समाज है, वे वंचित रह जाते थे, तो वो नहीं क्लेम कर सकते थे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है 2012 से, ये सराहनीय है। और कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोविज़न के नीचे कोर्ट में आकर अपना जो एप्लीकेशन है वह देते हैं। और चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में भी बात करते हैं। चाइल्ड मेंटेनेंस जो है, हम एक बात बताना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं एज ऑफ राइट। एज ऑफ राइट का मतलब ये है कि ये कानून में है कि जो माताजी और पिताजी हैं उनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो बच्चे हैं उनका देखभाल करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी किसी के पास अगर जो रेसिडेंस मिल जाता है, जो बाल बच्चे हैं उनका, तो वो
चाइल्ड मेंटेनेंस अप्लाई करता है। तो क्या होता है कि चाइल्ड मेंटेनेंस में जो होता है कि जो दूसरा पार्टनर या तो जो पिताजी या माताजी होता है, तो कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जो कोर्ट देखता है, और ये सब को देखने के बाद तब वो चाइल्ड मेंटेनेंस अवॉर्ड करता है। एक बात हम ये बताना चाहेंगे, जब स्पाउसल मेंटेनेंस से कंपेयर करें चाइल्ड मेंटेनेंस, तो जो स्पाउसल मेंटेनेंस है एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट डिसाइड करता है। डिस्क्रेशन का मतलब है कि आपको जाना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा कि आप क्यों मेंटेनेंस मांगते हैं एज अ स्पाउस। ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलने जी, वाला है। ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी अर्जी आप लगाएंगे फैमिली लॉ एक्ट के नीचे वो सब फॉर्म बेस्ड है। उसका मतलब ये है कि आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो अर्जी लगाना पड़ेगा। तो उसमें हम एक बात बताना चाहेंगे हमारे जितने भी लोग सुन रहे कार्यक्रम को, कि कदापि उसमें झूठ ना बोले, क्योंकि वो एक एफिडेविट रहता है, इट्स स्वोन एविडेंस। जब एफिडेविट है तो एफिडेविट में सच्चाई बोलना पड़ता है। कभी कभी परिवार के चढ़ाने से या उनके बातों में आकर भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, और जो आपने कहा कि झूठ मत बोलना, तो झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन झूठ जब बोलते हैं तो फिर आप लोग जाकर उसको क्रॉस चेक करते हैं एंड देन यू कैन गेट इनटू प्रॉब्लम इसी वजह से। जी हाँ, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन जो होगा वो कोर्ट में जब दायर करेगा तो उसका एक कॉपी जो होगा दूसरा पार्टी पर सेव होगा। अच्छा। तो जब दूसरा पार्टी सेव होगा तो उसका कोई अपॉर्चुनिटी होगा कि आकर रेस्पॉन्ड करे। तो इसमें क्या ऐसे बात आती है जो फिर कोर्ट में जाकर फिर उस पर पैरवी करना पड़ता है। तो ये बात ये होता है कि जब सच्चाई पे आप रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जिससे कि हम एक उदाहरण दें, मेंटेनेंस वाला जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक ऐसे पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है जहाँ पे बोलते एवरेज वीकली एक्सपेंसेस। तो जब वीकली एक्सपेंसेस जब वहाँ पे फिल करते हैं तो ऐसे अमाउंट फिल कर देते हैं जो जिसे कोर्ट को बड़ा तकलीफ होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि सचमुच में इतना एक्सपेंसेस होता है कि नहीं। अगर जो होता है तो कहाँ से पैसा आता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि कई लोग इसे एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं, तो मान लीजिए हमारा बहन हमारे साथ में रहती है, अभी हम काम करते हैं, तो हमारा जो इनकम है उसको भी वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा कि देयर इज़ ए ग्रॉस इनकम कमिंग इन, और दिस इज़ अ नेट इनकम दैट्स कमिंग इन बाय माय ब्रदर, ताकि ये कोर्ट को मदद करेगा मेंटेनेंस डिसाइड करने में कितना क्वांटिटी होगा। तो एक ब्रेक लेते हैं सुनील जी, और फिर ब्रेक के बाद हम वापस आईना में आते हैं और चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में और भी बातें करते हैं। स्पाउसल मेंटेनेंस के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। रेडियो फीजी 2 पर आईना है, FBC टीवी पर भी आईना हम लेकर आते हैं बुधवार और बृहस्पतिवार को। आज हम कानून के नीचे मेंटेनेंस पर बातें कर रहे हैं कि मेंटेनेंस कौन अप्लाई कर सकता है। हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 या 3220-903। सुनील जी, बच्चों के मेंटेनेंस को लेकर कोर्ट कचहरी चलती रहती है, और जो लीगल एड से होकर जाता है तो उन्हें मुफ्त में सेवाएं दी जाती हैं, आप लोग लॉयर्स पहुंचाते हैं। तो चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, ये मेंटेनेंस कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी कोई जिसके पास चाइल्ड रहता है, जिससे कभी कभी ऐसे होता है कि रेसिडेंस ऑर्डर्स बन जाता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि फॉर्मलाइज नहीं होता अरेंजमेंट, बट चाइल्ड किसी एक के पास होता है, तो वो अर्जी लगाता है फॉर्म द्वारा, फॉर्म 5 एप्लीकेशन करते हैं, तो सब जो डिटेल्स है फिल करके फाइल करते हैं, तो उसको सेव किया जाता है दूसरा पार्टी के पास। तो फिर तारीख मिलता है तो कोर्ट जाते हैं। तो जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से ऐसे होता है कि कभी कभी जो अर्जी लगाता है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस रहता है बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, तो इंटरिम एप्लीकेशन भी करते हैं। तो ये बात हम बताना चाहेंगे कि जबले पक्का ऑर्डर नहीं बन जाता, फाइनल ऑर्डर्स नहीं बन जाता है, तो इसमें आप जैसे कोई भी एक मेंटेनेंस सिचुएशन में आप इंटरिम ऑर्डर्स को मांग कर सकते हैं। लेकिन इंटरिम ऑर्डर्स अगर जो आप मांग करेंगे तो आपको एक और एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा फॉर्म 12 और फॉर्म 23 द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों पार्टी जब जाएंगे मजिस्ट्रेट के आगे, तब
वहाँ से फैसला होगा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो रजिस्ट्रार या काउंसलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आकर मदद करें। इसमें हम एक बात यही बताना चाहेंगे कि जब काउंसलर्स आते हैं या रजिस्ट्रार्स आते हैं कोर्ट अपॉइंटेड, तो वे कोशिश करते हैं हल करने के लिए। वे लोग इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, तो वे लोग फिर वहाँ से जब मदद करते हैं तो जैसे जहाँ तक अगर जो सहमति हो जाता है तो अब अच्छी बात होता है। सहमति कभी कभी ऐसे होता है कि हम इतने अमाउंट पे करेंगे या हमको इतने अमाउंट का नीड है, तो वहाँ से बात आगे बढ़ती ये है। पति पत्नी के बीच में सहमति कोई कराता है। जी हाँ। और अगर जो कभी नहीं होता है तब कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सी अमाउंट होता है। कि ऐसे लोग होते हैं जो ये अमाउंट पर बहुत ही डिस्प्यूट करते हैं। अच्छा, हम एक बात बताएं कि जिसे कोर्ट ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कोई एक फिगर प्लग करके नहीं बताते हैं। उनको देखना पड़ता है कि जो पे करेगा उसका आमदनी क्या है, कितना कमाता है, कितना कमाता है, और फिर देखते हैं कि जो मांग रहा है उसका हालत, उसका सिचुएशन फाइनेंशियली क्या है। फिर देखते हैं जो एज है ना बच्चन का, लड़कन का एज कैसे, कि उन लोग का एज कितना है, उनका नीड्स क्या है, उनका वांट्स क्या है। तो ये सब देख के तब एक इंटरिम ऑर्डर देते हैं। इंटरिम का मतलब ये है कि फ़िलहाल के लिए जब तक ये मुकदमा का फाइनल ऑर्डर्स नहीं बने तो इतना आप पे कीजिएगा। एक सिनारियो में जहाँ पर पति पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर अनबन हुई है, दोनों सेपरेटेड हो गए, पत्नी चाहती है मेंटेनेंस, पत्नी अच्छा काम करती है, पति भी अच्छा काम करता है, 2-3 बच्चे हो या एक ही बच्चा हो, तो इसमें क्या पत्नी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है? क्या उन्हें मेंटेनेंस मिल सकता है, या फिर कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि तुम भी अच्छा कमाती हो तो देयर इज़ नो नीड फॉर मेंटेनेंस, ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, इसमें क्या होता है कि देखना पड़ेगा कि कौन सिचुएशन में। कभी कभी भले अगर जो पत्नी कमाती है, बट इज इट इनफ टू लुक आफ्टर से 3 चिल्ड्रन, शायद वो हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, तो उनका जो देखभाल, रहन सहन और उनका जो इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अभी तो इतना खुशी की बात है कि सरकार हमारे सब फीस पे करते हैं, लेकिन अगर जो नहीं यहाँ पे बच्चा को मिला, ये सब देखना पड़ेगा कि अगर जो फीस भरना पड़ेगा तो कितना, अगर जो फीस नहीं भरना पड़ेगा शायद बोर्डिंग कॉस्ट भरना पड़ेगा। तो ये सब जो है, ये सब फैक्टर्स है जो कोर्ट को देखना पड़ेगा। और एक बात है कि जब माताजी और पिताजी का जो कानूनी रूप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम ये नहीं देखने सकते हैं कि क्यों लोग ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, खींचातानी करते हैं। जी हाँ, झगड़ा भी होता होगा क्या? कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट में अगर जो गए तो काफ़ी ड्रामा वगैरह भी होने लगता है। जी हाँ, ऐसे होता है और दुख होता है, बहुत दुख होता है। एथनिसिटी वाइज अगर जो देखें, मैं जानती हूँ कि लीगल एड में काफ़ी लोग आते हैं, और जबकि ये हम लोग हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन उनके लिए भी ये कार्यक्रम है, तो एथनिसिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कह सकते हैं कि ज़्यादातर किस एथनिसिटी के लोग मेंटेनेंस के लिए आते हैं? ऐसे तो हमारे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हम अपने तजुर्बा से कहना चाहेंगे कि हमारे जो हिंदुस्तानी समाज है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसे सिचुएशन होता है कि जब वो अकेले हो जाते हैं, जैसे कि कम्युनल रिलेशनशिप हम लोग में नहीं है, तो इंडिविजुअलिस्टिकली हम लोग रहते हैं। तो मान लिया जाए कपल रहते हैं, अगर जो पति चल गया तो वो जो लेडी होता है वो अकेले हो जाता है, और यही तो देखा जाता है वही सिचुएशन पे कि उसको कैसे मदद किया जाए। और आजकल ये होता है कि परिवार शायद नहीं सामने आएंगे या जल्दी आएंगे, तो उनको फिर किसी ना किसी कारण बस कोर्ट पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ता है कि जब हमारे जो हिंदुस्तानी कौम के जो समाज है काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं, और हम यही सोचते हैं कि शायद आगे चलकर अगर जो जैसे समझदारी लोग लाए अपने आप में, तो शायद ये जो रिड्रेस जो रहेगा, जो मेंटेनेंस का क्लेम शायद कमती होगा। खुद में बात विचार विमर्श करके, जैसे आपने कहा कि एक अमाउंट पर अग्री होकर, दोनों कहते हैं कि बच्चा दोनों का है ना, तो कभी कभी खींचतानी होती है कि नहीं हम नहीं भरेंगे, या पत्नी को भागना पड़ता है पति के पीछे सेपरेशन के बाद में कि तुम बच्चे का मेंटेनेंस क्यों नहीं। कभी कभी दुश्मनी निभाने के लिए या एक दूसरे को और सताने के लिए भी कहते हैं नहीं कि हम देखेंगे कि बच्चा कैसे पालता है,
या कैसे पालती है, तो उसमें भी ये बातें भी आने लगती है। जी हाँ, बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। ज़्यादा करके जो पर्सनल एजेंडा अगर जो अगेंस्ट दी अदर पार्टी होता है, अगर जो वो सामने आ जाता तो बहुत तकलीफ होता है। इसमें क्या हम हरदम बताते हैं कि डू नॉट यूज़ द चिल्ड्रन एज अ टग ऑफ वो टूल। इसमें बहुत तकलीफ होता है क्योंकि वो जो बाल बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत जो स्टिग्मा जो हम बोलते हैं ना, तो मेंटल प्रेशर या टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा बीच में पिसता है परिवार के झगड़े में। जी हाँ, और ये देखने में बहुत दुख होता है कि अगर जो आपके पास रिसोर्सेज है, अगर जो कोई कारण बस अगर जो आपने नहीं पता तो लड़कन को नहीं यूज़ करे। और इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारे जो लड़कन है, यही तो हम लोग के फ्यूचर है जी। उनको ज़रूरी है कि वो पढ़ लिख के विद्वान बने और अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी चलाए। हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें 3220902 पर, 3220903 पर, क्योंकि मेंटेनेंस के बारे में आपने जानना चाहा था और हमने हम आज इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। सुनील जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद में ये पूछेंगे कि मेंटेनेंस किस हालात में एक पत्नी अप्लाई कर सकती है और कितने हद तक एक हस्बैंड अपनी पत्नी से बच्चे के लिए मेंटेनेंस कर सकता है। क्या डिफेक्टो रिलेशनशिप में मेंटेनेंस अप्लाई किया जा सकता है बच्चे के लिए? इन बातों को हम करेंगे एक ब्रेक के बाद आईना में। ये आईना का कार्यक्रम है और कुछ लोगों से बात करते हैं जो मेंटेनेंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है रेडियो फीजी 2 पर। कहाँ से बोल रही हैं? नाम क्या है आपका जी? जी अंजनी, और मैं त्रिवेणी से बात कर रही हूँ जी। लाइक माय क्वेश्चन इज, हमारा लड़का के मेंटेनेंस पे हुए है ना, जैसे ही इज 15 years old और ही इज इन फॉर्म 4, तो उसके जब से मेंटेनेंस मिले हैं वही $20 है अ वीक। $20 हम मांगता है जाने कि हम उसके मांगता है मेंटेनेंस इंक्रीज करें। हम जब यहाँ जाता है वह वो कोर्ट हाउस, तो लाइक कोई हमारे बारे में से नहीं मांगे, वो तो करे ना, फॉर्म दे दे, बोले ये फॉर्म फिल करके लेके आ जाओ और मेंटेनेंस बोले इंक्रीज कर देगा तुम्हारा, कोई केस अटेंड करके मेंटेनेंस केस हुई तुम्हारा, लेकिन वैसे भी कुछ होए नहीं। सुनील जी। जी हाँ, इसमें क्या होता है, राइट बात है कि वेरिएशन, इसको हम कहते हैं वेरिएशन, और आप सकते हैं इंक्रीज को अर्जी लगाए ना इंक्रीज के लिए। तो क्या होगा कि आप तो फॉर्म 5 फिल कियागा और जो फिल करे के बाद में आप कोर्ट में दिया होगा और उसको दी अदर पार्टी को आप सेव किया होगा, ठीक? राइट। तो वहाँ से जब आप सेव कर देंगे तो आपको तो तारीख मिलेगा, फॉर्म में लिखा रहेगा। तो वहाँ से जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ से आगे कार्रवाई शुरू होगा। आपको तारीख मिला है अभी तक बहन जी? जी नहीं। कितना दिन हुआ ये? इट्स लास्ट ईयर। नहीं, ऐसे नहीं है। जब आप अपना फॉर्म 5 को जब फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पर कोर्ट रजिस्ट्री एक तारीख देगा। ये हम लंबासा तक चला गया है। तो आपको इसमें मदद नहीं मिली है? जी नहीं। सुनील जी, क्या ये महिला आपको इस प्रोग्राम के बाद में कांटेक्ट कर सकती है? किस नंबर पर? हाँ, आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा, 331195 331195 331195 लीगल एड में आप कांटेक्ट करें सुनील जी को, ठीक है जी? अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू मदद करने के लिए इतना। आपका भी स्वागत है आईना में। नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? शेराज खान फ्रॉम नेंगलेंगा से बात करता। जी बोलिए। कौन से बोले लास्ट ईयर से हमारा मेंटेनेंस थ्रू हो गई से, बट 500 बोल के फिर 250 के लिए बोली से, जब अपन लॉयर्स बोलता तब लॉयर बोले एक चांस दे दो। तो हम इस पे कौन सी सकता है करे? इसमें ऐसे है कि जब आपका ओडा बन गया है $500 का, तो अब उसमें अगर जो डिफॉल्ट करता है, जब वो पे नहीं करता है, तो आप सकता है जी, तो आप उस पे एक समन निकालेंगे, उसको कहते हैं जजमेंट डेटा समन्स। आप खाली कोर्ट रजिस्ट्री जाइएगा जी, और वहाँ पर आप जाकर कैलकुलेट कराइएगा जितने एरियाज हैं, तो वहाँ से फिर आपको आगे कार्रवाई करना पड़ेगा। और अपने वकील से बात कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक वकील है, तो हम कहीं और नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बट हम आपको खाली सिर्फ प्रोसीजर बताना चाहेंगे। जी हाँ, बट हम आपको खाली प्रोसीजर बता रहे हैं। आप अपने वकील से जाकर बात कीजिएगा ताकि वो आपको मदद कर सके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हम आपका भी स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल किया जी? नमस्ते जी।
मैं प्रेम बात करती हूँ निंडी से। जी। हमारी बेटी के भी ऐसे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। 2 इयर्स हो गए उसके, अभी मेंटेनेंस नहीं दे, बिकॉज कोर्ट बताई देते $50 वीक, बट वो पे नहीं करे है। जी हाँ, इसमें हम कहते हैं एनफोर्समेंट। अगर जो पे नहीं करता है तो आप सकता है जजमेंट डेटा समन्स निकाले। एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर जो वो काम करता है तो आप सकता है कोर्ट से ये दरख्वास्त करे कि उनका जो सैलरी है उससे एक पैसा कट कर कोर्ट में आए। इसको कहते हैं अटैचमेंट ऑफ एर्निंग्स ऑर्डर। तो ओके, ये सब आप जो कर देंगे, जो ये अटैचमेंट ऑफ एर्निंग्स ऑर्डर है, ये बहुत ही अच्छी तरह का एक ऑर्डर है कि जैसे आपको जैसे जैसे उसका तलब मिलेगा आपका जो शेयर है कट कर आ जाएगा, तो आपको फिर कोई के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, हम लोग जब जाते हैं निंडी कोर्ट उसके एवरी वीक चेक करने के लिए, तो हम लोग के नंबासा के नंबर दीजिए, बोले आप लोग नंबासा में अपने कॉल करके पूछो कि पैसा भेजे कि नहीं भेजे। और तो ये जो है तो ये लंबासा में रह रहे हैं ना? जी हाँ। अभी एक डेट आपका है कोर्ट में जाने का? हाँ, अभी तो डेट नहीं है, बट हम लोग फिर से मंगता कैसे ओपन करावे। जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर जो आप जजमेंट डेटा समन्स निकालेंगे, उनको सेव करेंगे, तो वहाँ से आपको एक डेट मिलेगा। और लीगल एड कमीशन का दफ्तर है नांदी में, आप जाकर वहाँ पर किसी एक वकील से मिलिएगा। बिकॉज कि उसके हमारी लड़की के पास एक लड़की है, किंदी जाते हैं जी उसके भाड़ा के लिए ना और खर्चा के लिए, तो हम लोग के थोड़ा हाथ पड़े है। जी हम जानते हैं। तो आप लीगल एड ऑफिस जाइएगा, वहाँ पर जो वेस्टपेक बैंक है मेन टाउन में, उसका पीछे है। अच्छा, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी, इस महिला ने कहा वे लोग यहाँ रहते हैं और जो उनके जो लड़की का जो पति है वो लंबासा में रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनसे कहा गया है कि आप लंबासा में रिंग करके पता लगाओ। क्या ऐसा होता है या फिर कोर्ट खुद फॉलो करता ना, है? इसमें क्या होता है कि शायद की बात ओडा तो यहाँ नेंडी में बना होगा, बट ओडा का पेमेंट का जो डिटेल्स जो होता है, जो पेमेंट ओडा जो होता है, शायद लंबासा कोर्ट में होगा, क्योंकि वो लंबासा में रहे रहे। तो क्या इस परिवार को फिर कॉल करके कोर्ट से पता लगाना चाहिए? ऐसे तो नहीं चाहिए होने के, बट ये तो कोर्ट रजिस्ट्री को चाहिए पता लगाने का। बट हम नहीं समझ सकते हैं क्यों ऐसा बोला गया। लेकिन अगर जो माता जी जो रिंग किया है, वो जाकर नेंडी कोर्ट हाउस में जो सीनियर कोर्ट ऑफिसर है उनसे मिले और उनको बताए कि हम तो गरीब है, हमारे पास इतना साधन नहीं है, तो वो लोग ज़रूर रिंग करके वहाँ से पता लगाएगा कि वो रजिस्ट्री से पता लगाएगा कि फलाना नाम के नीचे पे हुआ है, पेमेंट हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जगह जगह जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब उन्हें कुछ मिलता नहीं, कुछ लोग जानते नहीं हैं क्या करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि लीगल एड जो है वो काफ़ी लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पर शायद वो मदद ना मिले, तो सभी एवेन्यूज़ एग्जॉस्ट होने के बाद वो लीगल एड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर आप लोग वहाँ से मदद करेंगे ना? जी हाँ, एनी टाइम लीगल एड का दरवाज़ा जो है हम जिसे बताते हैं सब टाइम खुला रहेगा और लोग आकर यहाँ पर मिल सकते हैं कर्मचारी से। और भी कॉल्स को हम मौका देते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस पर बातें हो रही, हम चाहते हैं कि आप कॉल करके अपना सवाल पूछें। यहाँ पर हम तो खुद सवाल लेकर आए हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। हेलो जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये आईना का कार्यक्रम है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं नैनी से बात कर रही हूँ, मिसिस प्रसाद जी बोलिए। हाँ बहन जी, मैं जो आपके मेहमान है उससे पूछना चाहती हूँ कि लीगल एड है जो लोया भी देता है ना? जी हाँ। हाँ, तो जैसे अभी एक घर में 2 है, उनका केस चल रहा है, तो जो पहला केस लेता है और दूसरा बाद में जाता है, उसको कोर्ट भेजता है कि जाओ वहाँ से ऐसा था, वो क्यों इनकार करते हैं कि मैंने पहले इसको ले लिया है, मेरा पहला क्लाइंट है और मैं आपको नहीं करती, मेरे पास लॉयर नहीं है। ना, तो ऐसे होता है, जो पहले आएगा उसको लीगल एड लॉयर जो है रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड टाइम जो आएगा उसको हम प्राइवेट लॉयर अरेंज करके देंगे। अच्छा, वो हमारे जो पैनल में मैंने जो क्लाइंट है उसको भरना पड़ेगा? ना, ये लीगल एड पे करेगा, क्योंकि लीगल एड का जो स्कीम है उसमें पैनल ऑफ लॉयर्स होता है, जो प्राइवेट लॉयर होता है। तो लीगल एड अपने खर्चा पर जो सेकंड पार्टी आएगा उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए उस लॉयर के पास भेजेंगे। धन्यवाद बहन जी। और आप लीगल एड को कांटेक्ट कर सकती हैं 33111195 पर। एक ब्रेक लेते हैं सुनील जी, फिर उसके बाद और भी कॉलर्स को मौका देंगे, जानना चाहेंगे मेंटेनेंस के बारे में।
आईना में हम बातें कर रहे हैं डायरेक्टर लीगल एड सुनील शर्मा जी से। मेंटेनेंस के बारे में हम बातें कर रहे हैं सुनील जी, और कॉलर्स काफ़ी हमें कॉल कर रहे हैं, तो पहले उन्हीं को मौका देते हैं ताकि आज उनके जितने भी सवाल हैं या जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो सवाल आज पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। जी, चंद्रा फ्रॉम निसीनो। जी। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। जी, a general question is कि अगर एक aged parent है who has over say 68 years of age and he has exhausted all his finances after the death of his wife, which has lasted for more than about 12 years, and he's got a grown-up son, and he has given his business to him, and he is virtually penniless, and can he apply some sort of maintenance? जी हाँ, इसको कहते हैं पेरेंटल मेंटेनेंस, क्योंकि आपने पाल पोस कर अपने जो बेटा है उसको जवान कर दिया, अब उसका भी एक कोई रकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए या अपने माता पिता के प्रति, तो उसे कहते हैं कानून में पेरेंटल मेंटेनेंस। तो आपको यूजुअल वैसे जो फॉर्म 5 के द्वारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा और वहाँ पर तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा क्वांटम पे कितना अमाउंट। बट आप ऑफ कोर्स जब भी कभी आप एप्लीकेशन करें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो आप अपने आप से एक क्वांटम दे सकते हैं, एक वैल्यू या अमाउंट आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोर्ट को जाकर कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, कुछ और जानकारियाँ देनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट को जानना पड़ेगा कि किस रीज़न के लिए किस में आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ ना कुछ तो जानना पड़े, क्योंकि जो पर्सन पे करेगा अगर जो वो ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको कैसे फिर फैसला करेंगे। अगर जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दी अदर पार्टी से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंसेंट ऑर्डर सेम टाइम बन जाएगा। आपका भी हम स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। अच्छा, हमारे नेबर में एक लेडी है। आपका नाम क्या है भाई साहब, कहाँ से कॉल मोहम्मद किया है आपने? सब में तो। जी बोलिए। एक लेडी गई अपन पुप्पी घरे घूमे, वहाँ से गई अपन अम्मा घरे, फिर वहाँ से कैसे अपन आदमी के कोर्ट बुला ली और मेंटेनेंस मांगे, कोई फॉल्ट नहीं, कुछ नहीं। ये तो हम नहीं जानते फैक्ट्स क्या है, बट कोई भी पेमेंट अर्जी, नहीं पाए वो। हाँ बट वो अर्जी तो कोई भी लगा सकता है, उसका कुछ सिचुएशन होगा जो हम नहीं जानते और हैं। फिर एक जो बंद दरवाजे में पति पत्नी के बीच क्या होता है वो जानते हैं, वो पड़ोसी पता नहीं क्या जानता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि मेरे ख्याल से पड़ोस के लोग और परिवार के लोग पति पत्नी के बीच के मामले से थोड़ा हटकर उन्हें समझौता करने का मौका दे, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस सिचुएशन में क्या हुआ। सुनील जी, किस एज लिमिट तक, अगर जो हम बच्चों की मेंटेनेंस की बात करते हैं, कब तक उनका मेंटेनेंस उठा सकते हैं? 18 ईयर्स तक का जब ले चाइल्ड होगा तब ले तो 18 ईयर्स तक जाएगा। उसके अलावा अगर जो चाइल्ड शायद की बात एजुकेशन फील्ड में है, कुछ और पढ़ना लिखना चाहता है, तो मेंटेनेंस कंटिन्यू होगा। उसका मतलब है कि जो भी कोई नीड करता है, जैसे माता या पिता, ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड अर्जी लगा सकता है, क्योंकि उसमें डिफ्रेंसिएशन आएगा अमाउंट्स का। क्योंकि अभी तो सेकेंडरी स्कूल तक कंप्लीट किया, फिर टेशरी लेवल पर जाएगा तो अमाउंट वेरिएशन होगा, ये सब चीज़। अगर जो एक पत्नी पति के बीच में अलग, मतलब कि सेपरेशन हो गया और फिर वो पत्नी किसी और से शादी कर लेती है, तो क्या वो अपने हस्बैंड से फिर एक्सपेक्ट करेंगी कि मेंटेनेंस दे? क्या कोर्ट इसका अप्रूवल देगा? ऐसा हो सकता है? इसको स्पाउसल मेंटेनेंस का नाम दिया गया है। तो स्पाउसल मेंटेनेंस में ये एक कंसिडरेशन रहेगा कि समबडी हैज़ मूव्ड ऑन। तो अगर जो मूव ऑन हो गया है तो कौन सा माहौल में है, किसके साथ में रह रहा है और या रह रही है, तो उसका आमदनी कितना है, तो वेदर वो ऑफसेट होगा कि नहीं होगा, तो ये सब कोर्ट को देखना पड़ेगा। क्योंकि इज़ वेरी अनफेयर ना कि अगर जो कोई एक मेंटेनेंस दे रहा है, अगर जो कोई एक पार्टनर या वाइफ या हस्बैंड जाकर कोई धनार से शादी कर ले, तो वहाँ पर ये सब कंसीडर कर एक बैलेंस करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो पे कर रहा है ये तो ऑब्जेक्ट करेंगे, ये तो कहेंगे कि भाई हम इतना अमाउंट दे रहे हैं और वो जाकर इसके संगे है, साथ में रह रहे हैं, ये सब चीज़ तो ज़रूरी है कोर्ट को उसे बोले ना बैलेंस करना, मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस अगर जो किसी को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने कॉल किया है कि हमें भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, किसी को मेंटेनेंस, अगर जो महिलाओं को ज़्यादातर इसमें अफेक्ट होती हैं और काफ़ी महिलाओं ने भी कॉल किया है,
जब उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो वो कैसे अपने मेंटेनेंस को रिकवर कर सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, इसमें हम बोलते हैं अरियस हो जाता है। तो जैसे हमने कहा जजमेंट डेटा समन्स, इसको निकाल सकते हैं, या तो कोर्ट को बताए अर्जी लगाए कि जो हस्बैंड मान ले जाए काम करता है तो अटैचमेंट ऑफ एर्निंग्स ऑर्डर बना दे, ताकि वहाँ से जो तलब मिलेगा उसमें से पहला पोर्शन यहाँ कट कर कोर्ट रजिस्ट्री आ जाएगा। तो इसके लिए क्या जो नौकरी में है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी को इसके लिए अग्री होना होगा? ना ना ना, क्योंकि कंपनी के तो ऐसे भी तो तलब देना पड़ेगा। जी। सिर्फ एक ऑर्डर जाएगा कोर्ट के द्वारा कि वो कंपनी के पास, और बताएगा कि आपका कर्मचारी है, $40-50 जितना भी ऑर्डर का मूल्य अंक रहेगा उसको रिमीट करेगा कोर्ट में। एक ही चीज़ होता। और आजकल कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में देखा गया है कि लोग जब ऐसे करते हैं कि क्यों न हमारे बैंक अकाउंट में भर दे, तो यहाँ पर है कि क्योंकि लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि बात भी राइट है कि अगर जो उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम मांगे राइट रहे, जी। क्योंकि कोर्ट से फिर वास्ता नहीं रहेगा कि कितना अमाउंट कहाँ पर जा रहे हैं। तो अगर जो बैंक अकाउंट में अगर जो आपका पैसा आ रहा है महीना महीना या हफ्ता हफ्ता, तो आप उसको प्लीज़ अच्छे से रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ताकि जब आपका कभी पेमेंट नहीं आया या डिफ़ॉल्ट हो गया तो प्लीज़ आप जाइएगा कोर्ट रजिस्ट्री में, उनको बताइएगा कि इतना हमारा अभी ड्यू है, ओवर ड्यू हो गया है, और इस पर समन निकालिएगा। अच्छा, तो आईना में आप हमें 3220-902 या 3220-903 पर कॉल करके मेंटेनेंस के बारे में आप सवाल कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, आपका नाम हम चाहेंगे, आपने कहाँ से कॉल किया है, आपका सवाल क्या है? हेलो जी। हम सुबह सिंह राय जी। अच्छा, हमारी केस होता रहा सुबह में लीगल एज लॉयर। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? जी, स्वालिया जी। सच मिसेस शर्मा जाने थे हमें जी जी। हम तो जाने हमारा मेंटेनेंस आवे तो है, बट रजिस्ट्री में 3 मेंटेनेंस हमारा रुका है रजिस्ट्री में। अब 3-4 टाइम हम रजिस्ट्री दौड़ा है, कुछ नहीं हुए। क्या आप कह रहे हैं कि आपका पैसा आ गया है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है? जी हाँ जी, हमारा हस्बैंड भेजता है, बट रजिस्ट्री में जब हम जाके चेक करते तो पैसा नहीं है, और पूरा रसीद सब कुछ है हमारे पास। तो आप कहीं नहीं हमारे ऑफिस आइएगा, ताकि हम इस रसीद को देखना चाहेंगे और हम फिर रजिस्ट्रार से बात करेंगे कि क्यों ना आपको पैसा आपका पैसा आपको मिल नहीं रहा। अच्छा, ओके। अच्छा, थैंक यू कॉल करने के लिए। ये आईना का कार्यक्रम है। नमस्ते जी। हेलो जी हाँ, बोलिए। जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ बारा लेबू से। जी सोनिया। जी, हमारे पास लाइक अबाउट फ्यू क्वेश्चन है दैट आई वांट टू आस्क। श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक husband and wife are separated, maybe the divorce is not filed yet, and the wife is not very happy with the जो environment में husband है, or does she have all the right not to send the child to the husband? That's my first question. Can that be answered? जी। अच्छा, हम पहले आपको बताएं कि जो सेपरेशन है फिलहाल का हमको जानना पड़ेगा कि अभी चाइल्ड किसके साथ में रह रहा है। मदर के। हाँ, तो मादा के पास। तो इसमें क्या होता है कि फादर के कांटेक्ट ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो उस जगह पे है कि अगर जो माताजी सोच रही है कि चाइल्ड का सेफ्टी या हेल्थ इशू आ जाएगा, जी, तो उस जगह पे वो सकता है अपना हस्बैंड से बात करे, हाँ। और ये सब बातचीत से भी सकता है सुलझे। अगर जो नहीं होगा तो हम यही सोचते हैं कि कोर्ट जाकर फॉर्मलाइज कर दें कि रेसिडेंसी हमारे पास रहे, और जो कांटेक्ट है ज़रूरी नहीं है कि ओवरनाइट कांटेक्ट रहे। इट कुड बी ए कॉन्टेक्ट फॉर सर्टेन आवर्स या सुपरवाइज्ड कॉन्टेक्ट रहे, या तो उस जगह पर हम डरते हैं कि इट्स नॉट ए गुड प्लेस टू लिव इन, और हमारा जो बच्चा है छोटा बच्चा है, और ये सब चीज़, तो ये सब ज़रूरी हो जाएगा। जो फैक्ट्स ऑफ द केस जो है ये हमको देखना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल बहन जी? ओके, दूसरा सवाल मेरा है कि when the divorce, this is a separation matter, but अगर डिवोर्स तक बात चला गया, and if the husband is not financially secured, will the wife has to pay maintenance to the husband? ना, इसमें ऐसे है, जो डिवोर्स तो है नॉन फॉल्ट बेस्ड है। उसका मतलब है जब इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया, अगर जो अब संगे सहमति से रह नहीं पाएंगे, तो 12 मंथ सेपरेशन जो है पीरियड, वो खाली कोर्ट देखेगा और डिवोर्स दे देगा। ठीक। ओके। अच्छा, जो स्पाउसल मेंटेनेंस का बात आता है, उसमें एक टाइम बार है कि अगर जो डिवोर्स के विद इन 2 years ऑफ डिवोर्स
स्पाउसल मेंटेनेंस का अर्जी कोई भी दे सकता है। ओके। तो जब कोई भी देगा तो वो कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट उसको बैलेंस करेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, तो वहाँ से कोर्ट एक डिसीजन लेगा कि किसको स्पाउसल मेंटेनेंस दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। बहन जी, अपना तीसरा सवाल आप पूछ ले, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देना चाहेंगे क्योंकि हमें ब्रेक लेना। आपका तीसरा सवाल? आई थिंक आई लीव इट टू दैट, बट मुझे सिर्फ इस मेंटेनेंस के बारे में ही जानना था कि अगर बच्चा अगर माँ के साथ में है या पिता के साथ में है और फादर इज नॉट दैट मच एम्प्लॉयड, माय मेन कंसर्न इज विल if the child is with the father but he doesn't have that much income, so will the wife have to pay back? इसका जवाब बहन जी हम अपने अगले ब्रेक में देंगे, आप जरूर सुनना, ठीक है? Okay, thank you. आईना के कार्यक्रम में हम लीगल एड के डायरेक्टर से बातें कर रहे हैं, सुनील शर्मा जी। एक महिला ने ये जानना चाहा है कि उनकी अगर जो नौकरी अच्छी है और हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं तो फिर क्या उन्हें हस्बैंड को उसका हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? जी हाँ, इसमें ऐसे देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये मुख्य लक्ष्य जो है कानून देखता है, तो पैरामाउंट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अगर ये जो बच्चा है अपना पिताजी के साथ में है, उनका फाइनेंशियल हालत शायद नहीं अच्छा होगा, सो मच द रीज़न फॉर हिम टू एक्चुअली आस्क फॉर चाइल्ड मेंटेनेंस, तो वहाँ पर वो अर्जी लगा सकता है। बट इसमें क्या होगा कि कितना अमाउंट देगा कोर्ट, वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर होगा सब फैक्टर्स को देखने के बाद। लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि जो चाइल्ड है वो अपने पिताजी के साथ में रह रहे, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर जो माताजी ने चाहा कि जो कस्टडी जैसे बोलते हैं रेसिडेंसी एप्लीकेशन करा तो वो दूसरा बात है, लेकिन फ़िलहाल जब मेंटेनेंस एप्लीकेशन आता है तो वो ज़रूर कानून के दायरे में रहकर अर्जी लगा सकता है। तो क्या जो मेंटेनेंस दिया जाता है, जो अमाउंट है, वो किसी भी स्टेज में बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, इसको कहते हैं वेरिएशन। ये ऐसे होता है कि वेरिएशन जब हम बात करते हैं, आपने सही बात बोला, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, या तो वहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसमें जब वेरिएशन की बात आती है तो मान लिया जाए अगर जो एक मेंटेनेंस दिया गया था जब वो जो चाइल्ड रहा वो क्लास 3 में पढ़ता था, अब क्लास 7 में पढ़ने लगा है, तो ज़रूर देयर इज़ अ नीड फॉर एन इंक्रीज़। तो ये सब कोर्ट को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनका जो चाइल्ड जो एप्लीकेशन जो किसी ने भी किया है वो कितना अमाउंट मांगते हैं और उतना अमाउंट उसके लिए एडिक्वेट होगा कि नहीं। अगर जो एक पेरेंट ओवरसीज में रहता है तो क्या मेंटेनेंस वहाँ से क्लेम किया जा सकता है? इसमें क्या होगा कि अगर जो वो बच्चा और एक पार्टनर जो या लेडी या हस्बैंड यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर ही अर्जी लगाना पड़ेगा। अच्छा, जब अर्जी लगाने के बाद अगर जो ऑर्डर्स मिल गया तो ऑर्डर्स को एनफोर्स करा जा सकता है उस देश में, लेकिन उसमें बात यह है कि हमको देखना पड़ेगा कि वो देश रेसिप्रोकेटिंग कंट्री है कि नहीं। जैसे सब कंट्री रेसिप्रोकेटिंग कंट्री नहीं है फिजी से। मान लीजिए जो बच्चा का जो पिताजी है वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भाग गया, एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि चुप्पे से, क्योंकि जब मेंटेनेंस ऑर्डर निकला कि किसी को पता ही नहीं लगा, वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो एक रेगुलेशन 35 कहते हैं, उसके नीचे तब ये ऑर्डर को एनफोर्स किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ से उनका जो चाइल्ड सपोर्ट डिडक्शंस कहते हैं वो आएगा फिजी में। ये कितने सक्सेसफुल होते हैं आप लोग ऐसा करने में? इसको 100% सक्सेसफुल रेट रहेगा क्योंकि ओडा फिजी का है, और अगर जो आप लोकेट कर दिए कि वो ऑस्ट्रेलिया में फलाना स्टेट में रहता है, ये सब चीज़, और वो काम भी करता है। तो कौन ये सब लोकेट करेगा? क्या ओवरसीज पार्टनर्स में कोई है जिनका संबंध लीगल एड के साथ में, वो करते हैं ये सब? इसको हम जब एप्लीकेशन जो हमारे पास जो कोर्ट जो ओडा मिल जाएगा तो हम कोर्ट रिकॉर्ड को बनाएंगे, फिर हम लोग अटॉर्नी जनरल का ऑफिस देंगे, तो वो लोग फिर कम्युनिकेट करेगा अपने काउंटर पार्ट्स में उस कंट्री का कैपिटल में, तो वहाँ से फिर काम होगा। मतलब कि कोई इससे बचकर नहीं रह सकता, चाहे ओवरसीज भी भाग जाए। जो कंट्रीज में हमारे हाथ इतने लंबे हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं लीगल एड के हैं, वहाँ पर मदद की जा सकती है। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते समी जी। जी। और भाई सुनील जी,
नमस्ते। मैं सलोवी नेंडी से सरोज लता बात कर रही हूँ। जी। मेरा भी केस 7 ईयर से चल रहा है नेंडी कोर्ट में, और आज तक देखा जाए तो हमारा जो अमाउंट है अरियस में हो गया है $22,000, और मेरे पास 3 बच्चे हैं। और मुझे इस चीज़ से बहुत दुख लगता है कि हर वक्त जब हम केस में जाते हैं तो बहुत निराश होकर लौटना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो जिस तरह से मजिस्ट्रेट हमारे केस को हैंडल करते हैं बहुत दुख होता है। एक तो हमारे पास 3 बच्चे हैं, फिर उसमें से एक लड़की हमारी बीमार है, और फिर निराश होकर लौटना, 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना देखभाल करना बहुत कठिन की बात है। अच्छा सरोज जी, आप अपना फ़ोन नंबर हमको देंगे? जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर 9744 897 89। हम आपको इस प्रोग्राम के बाद में रिंग करेंगे। ओके ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। तो चलो, लीगल एड के आने से यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो मन का बोझ है वो हल्का हो जाता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि आईना में हम ऐसे कार्यक्रम को लेकर आए। तो जो मेंटेनेंस नहीं भरते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, उन्हें चार्ज किया जाता है। कितने हद तक इस कार्रवाई को की जा सकती है? ऐसे उसको चार्ज तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट यही करा जा सकता है कि उनको जजमेंट डेटा समन्स द्वारा कोर्ट लेकर आएगा, और फिर वहाँ से उनका मीन्स टेस्ट होगा। अच्छा, जब मीन्स टेस्ट होगा, अगर जो मीन्स टेस्ट में जो मजिस्ट्रेट होगा उसको ऐसा लग रहा है कि इनके पास मीन्स है भरने का, लेकिन ये इसके बावजूद नहीं भर रहे हैं, इज डिलिबरेटली नॉट वांटिंग टू पे, ऐसे बोलते हैं ना, तब उनको ऊपर एक कमिटल ऑर्डर निकालेगा कि आप इतना अमाउंट पे करो, अगर जो नहीं पे करेगा तो इन डिफ़ॉल्ट यू गो टू जेल। तो वो वाला चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि जब कमिटल ऑर्डर निकलता है तो पैसा आने लगता है, लेकिन कोई कोई सिचुएशन पे है वो नहीं भरेगा, तो क्या होगा फिर वहाँ से जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा उसको अप्रीहेंड किया जाएगा, तब वहाँ से उसको जेल जाना पड़ेगा। तो अगर जो जेल जाना पड़ेगा तब मान लिया जाए उसमें लिखा है कि इन डिफ़ॉल्ट 3 वीक्स इम्प्रिजनमेंट, तो 3 हफ्ता बाद जब वो आएगा फिर कोर्ट आएगा, और वो जो कर्जा होगा वो मरेगा नहीं, वो माफ़ भी नहीं होगा, वो कर्जा जो होगा वो अक्यूमुलेट होगा। तो हम ये बात बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कि कभी भी एक कोर्ट ऑर्डर का आप निरादर नहीं किएगा। उसके जो अगर जो डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर जो बोलते हैं वो उसका अंजाम नहीं अच्छा रहेगा। कि जैसे एक मेंटेनेंस ऑर्डर बन गया, फिर आप उसको ज़बरदस्ती जैसे बोलते हैं कि आप उसको डिफाई कर रहे हैं, डिलिबरेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। सुनील जी, आखिरी में आप काफ़ी केसेस लीगल एड के पास आते हैं और आपने भी काफ़ी सिचुएशंस देखे। आखिरी में आप एक पति पत्नी जो सेपरेटेड हो चुके हैं, जहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर झगड़ा हो रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल में क्या है जो आप उनसे कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे लोग हैं ऐसे सिचुएशन आते हैं, ख़ास रूप में जो छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कृपया कर अपने आप को एक ऐसे सोचिए कि आप क्या कर रहे हो अगर जो आप उनको उनके परवरिश में सहायता नहीं कर रहे हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त पैसा ही दें। जो मेंटेनेंस के बारे में हम बताएं, मेंटेनेंस जो है उसको आप कैश में पे करो या तो इन काइंड पे करो। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो मेंटेनेंस इन काइंड देते हैं, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास ज़मीन है जिसमें से वो जायदाद जाते हैं, बोते हैं, वो देते हैं। तो इसमें क्या होता है, तभी तो कानून जो है वो एक तरफा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कानून है जो दोनों पेरेंट्स को यही जिम्मेवारी देते हैं अपने बाल बच्चे के प्रति। धन्यवाद सुनील जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी ज़रूरी और अच्छी जानकारी देने के लिए। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि अगर जो आपस में मन मुटाव के कारण पति पत्नी में सेपरेशन हो गया है, तो आपसी दुश्मनी निभाने के बावजूद अपने बच्चों का भविष्य देखें। ज़िंदगी 4 दिन की है, 2 बीत गया है, 2 बाकी है। कौन जाने कब कौन कहाँ होता है, आज है कल नहीं है। तो बच्चों का भविष्य देखें और हो सके तो एक दूसरे की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।